हेलो एवरीवन, चलो कंटिन्यू करते हैं हम अपना सीएफटी का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, देखो सीएफटी में हम देख रहे थे, मैंने देख लिया था कि कैसे कैसे स्प्लिटिंग होती है ऑर्बिटल्स की ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में, ठीक है, और क्यूबिक कॉम्प्लेक्सेस में। बेसिकली देख रहा था मैं कि क्या सीएफटी का बेसिक फिनोमिना क्या है। मैंने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी देख ली थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, हम देख रहे थे कि डेल्टा और पेयरिंग एनर्जी का कुछ केस है कि जो मेरा स्प्लिटिंग एनर्जी है, ठीक है, ये बेसिकली डेल्टा इज स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा क्या था मेरा? स्प्लिटिंग एनर्जी था। और इसको मैंने डिफरेंट के, जैसे डेल ओ हो गया तो ये ऑक्टाहेड्रल की होगी स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल टी हो गया तो ये टेट्राहेड्रल की होगी स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल सी हो गया तो ये क्यूबिक की होगी, क्या होगी? स्प्लिटिंग एनर्जी, और डेल एस पी हो गया तो ये हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर की क्या? स्प्लिटिंग एनर्जी। देखो स्क्वायर प्लेनर डायरेक्ट तो नहीं बनते पर कुछ तो होते हैं स्क्वायर प्लेनर की। ठीक है, अगर मैं इन चारों के ऑर्डर की बात करूं तो देखो चारों के ऑर्डर की बात करूं तो डेल एसपी बहुत ज्यादा होता है डेल ओ से। ठीक है, मतलब डेल ओ से भी ज्यादा होता है, और जबकि डेल ओ, डेल टी और डेल सी का तो हमने कल देख ही लिया था, डेल सी और डेल टी, क्योंकि ये दुगना होता है। डेल एसपी भी, डेल एसपी मतलब स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग एनर्जी भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2 टाइम्स होती है किसके? डेल ओ के। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा तो डेल एसपी ही है। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ लिगेंड्स की बात करूंगा इसमें, अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं, जैसे नंबर ऑफ लिगेंड्स की बात करूं, नंबर ऑफ लिगेंड्स की बात कर लूं, या बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, नंबर ऑफ लिगेंड्स छोड़ो। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स मतलब वही है कि जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, डोनेटिंग साइट है यहाँ, और यहाँ मैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात कर लूँ, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात कर लूँ, और यहाँ मैं किसकी बात कर लूँ? स्प्लिटिंग एनर्जी की। किसकी बात कर लूँ मैं? स्प्लिटिंग एनर्जी की। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो अगर नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं तो इसके टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होगा, और स्प्लिटिंग एनर्जी इसकी डेल ओ बोली थी मैंने। अगर देखो मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया, क्यूबिक कॉम्प्लेक्सेस हो गए, और इसकी डेल सी हो गया, और डेल सी मैंने देखा था 8/9 ऑफ डेल होती है, रिलेशन ये भी लिख दिया। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करूं तो मेरा टेट्राहेड्रल था, और इसकी डेल थी जो कि 4/9 क्या था? डेल ओ के। और अगली की बात करूं तो अगला मेरा 4 में ही होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, जिसकी मैक्सिमम होती है, और स्क्वायर प्लेनर की डेल एस पी इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ किसके? डेल। ठीक है, तो चारों की एक टेबल बेसिकली बना ली। तो अब ये सारी कहानी में स्प्लिटिंग एनर्जी की बढ़ रहा था, जैसे मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखे थे तो मैं डायरेक्ट स्प्लिटेड डायग्राम बना दूंगा। अब ये वो तो बनाने की जरूरत नहीं है, आप ये स्प्लिटेड डायग्राम है, ये T2G सेट है, ये EG सेट है, ये बेरी सेंटर है, थोड़ी बीच में होना चाहिए बेरी सेंटर, तो ये बेरी सेंटर है, वो नीचे 2/3 डेल ओ है, ऊपर 2/5 डेल ओ है, ऊपर 3/5 डेल ओ है। निगेटिव साइन पता ही है, अगर निगेटिव भी लगा सकते हैं कि ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, और यहाँ से यहाँ तक का गैप क्या है? डेल ओ है। ठीक है, ये सब बात हमको पता थी। फिर मैंने फिलिंग भी देख ली थी कि D1, D2, D3 में तो एक ही तरीके से फिलिंग होगी, T2G में जाएगा। जैसे ही D4 टाइप के कॉम्प्लेक्स आ गए तो 2 कंडीशन बन जाती हैं, 1 2 3, कि चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए या ऊपर जाए। तो हम देख रहे थे कि D4 में 2 कंडीशन थी, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की बात हो रही थी तो क्या हो रहा था? T2G 4 और EG 0 हो रहा था, और जब यही वीक फील्ड लिगेंड की बात थी तो T2G क्या 3 और EG 1 हो रहा था। मैंने देखा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कंडीशन कब बन रही थी? बेसिकली जब मेरी क्या थी? पेयरिंग एनर्जी कम थी डेलो से, और डेलो ज्यादा था, और जब मेरा डेलो ज्यादा था, कम था, सॉरी, पेयरिंग एनर्जी से, तो मेरा ऊपर चला जा रहा था। मैंने ये सब चीजें देख ली थी, और मैंने देख रहा था कि ये अब डेलो की बात देख रहा हूँ तो मैं सारा खेल डेलो का मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी का है, तो ये किस किस चीज पर डिपेंड करती है। तो देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी। हमारी जो लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था लेक्चर में कि बस वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ही थोड़ी सी बेसिक बात कर लिए। बात करता हूं मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी। देखो
एक बात मैं बता दूं, मैंने पहले भी बताया था कि जैसे मैं डेल्टा की बात कर रहा हूँ, डेल्टा को क्या क्या अफेक्ट करेंगे। देखो जब मैं स्प्लिटिंग करा रहा हूँ, देखो दो चीज़ होती है। स्प्लिटिंग जो होती है मैंने बताया था ये मेरा प्राइमरी स्टेबलाइजेशन है। क्या है? प्राइमरी स्टेबलाइजेशन। वर्ड पर ध्यान देना, प्राइमरी स्टेबलाइजेशन है। आगे चल के जब मैं देखूंगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन JTD, मतलब मैं कह सकता हूं कि JTD जो होगी वो मेरा सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन होगी। क्या होगी? सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन होगी। बस ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये दो अलग अलग चीजें। इससे JTD से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी रिमूव होगी, इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी रिमूव होगी, ठीक है। ये आगे देखेंगे, ठीक है। और इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी को हम बोलेंगे जॉन टेलर स्प्लिटिंग एनर्जी, और क्या बोल दूंगा मैं इसको? JTSC। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से स्प्लिटिंग मेरी क्या कराता है? CFT, ठीक है, CFT। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की एनर्जी को हम क्या बोल देंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी स्प्लिटिंग है वो क्या हो गया मेरा? डेलो, ठीक है। अब इससे हम CFT से क्या निकालते हैं? CFE, मतलब कितना स्टेबलाइजेशन हुआ। ये प्राइमरी स्टेबलाइजेशन कितना हुआ, तो इसको निकालेंगे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये सब टर्म्स हैं, याद रखना, एनर्जी। और इसी को हम क्या बोलते हैं? CFSC, CFSC जो बात कर रहा था मैं, CFSC। और ये जॉन टेलर स्प्लिटिंग एनर्जी, JTSC नहीं, सॉरी, ये होगा जॉन टेलर स्प्लिटिंग एनर्जी। बेसिकली जो एनर्जी जॉन टेलर स्प्लिटिंग के बाद होगी, और इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम बोलेंगे जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और इसको हम बोल देंगे JTSC, ठीक है। तो याद रखेंगे JTSC। जो मेरे JTSC होती है ये सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। बेसिकली मेरा बताने का मतलब ये था, सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। ये सब बता क्यों रहा हूं मैं? क्योंकि अभी आगे आपको कंफ्यूजन हो जाता कि प्राइमरी स्टेबलाइजेशन और सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन एंड प्राइमरी इंटरेक्शन और सेकेंडरी इंटरेक्शन में, ठीक है। और ये होती है मेरी प्राइमरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या होती है? प्राइमरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। क्या होती है? प्राइमरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये सब टर्म्स आ गए, ये सब बात में याद रखो। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टेबलाइजेशन की। समझा दिया कि स्टेबलाइजेशन अलग चीज है, इसलिए मैंने ये सब बातें आपको बताई हैं। अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखो। देखो क्या होता है, जब भी क्या होता है मेरा, ठीक है, जो मेरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा था, ठीक है, जैसे मेरा क्या ऑक्टाहेड्रल हो रहा था, स्प्लिटिंग हो रही थी, तो उसमें जो इंटरेक्शन हो रहे थे वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं प्राइमरी इंटरेक्शन और दूसरे होते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शन। देखो इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं, जो सारी कहानी बताई है वो इंटरेक्शन के लिए ही बताई है, प्राइमरी इंटरेक्शन और सेकेंडरी इंटरेक्शन, ठीक है। प्राइमरी इंटरेक्शन क्या होते हैं? ये मेटल और लिगेंड के बीच के अट्रैक्शन होते हैं, लिगेंड अट्रैक्शंस होते हैं। और ये कब होते हैं? जब मेरा मेटल और लिगेंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। मतलब ये क्या हो गया? जब फार फील्ड में होते हैं, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फार फील्ड की कहानी थी, हमने देखा था फार फील्ड की कहानी थी। और ये सेकेंडरी इंटरेक्शन क्या होते हैं? रिपल्सन स्टार्ट हो जाते हैं, रिपल्सन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। और ये कौन से फील्ड की कहानी हो जाएगी? मेरी नियर फील्ड की कहानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नियर फील्ड की कहानी हो जाएगी, ठीक है। एक चीज होगी, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरे सेकेंडरी इंटरेक्शन होते हैं, बेसिकली ये सेकेंडरी इंटरेक्शन लीड्स करते हैं, यही डिपेंड करते हैं कि कितना डेल्टा होगा। पर एक बात याद रखेंगे, सेकेंडरी इंटरेक्शन में तो डेल्टा मिल रहा था मुझे। देखो प्राइमरी इंटरेक्शन क्या हो रहा था, देखो ये रहा मेरा ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट,
दिस इज एक्साइटेशन एनर्जी ई हो गई, ये फार फील्ड की कहानी होगी। और इसके बाद ये स्प्लिटिंग हो रही है, जैसे ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल लेके चलूंगा मैं मैक्सिमम टाइम, ये स्प्लिटिंग होगी वेरी सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक डेलो मिल रहा था, मतलब डेल्टा मुझे किस में मिलता है, सेकेंडरी इंटरेक्शंस में मिलता है। तो सेकेंडरी इंटरेक्शन किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली सेकेंडरी इंटरेक्शन जिस चीज पे डिपेंड करेगा उसी पे मेरा डेल्टा डिपेंड करेगा, क्योंकि सेकेंडरी इंटरेक्शन से ही मुझे डेल्टा मिल रहा है। तो आओ अब आपको समझ में आ जाएगा इंटरेक्शन से, सेकेंडरी इंटरेक्शन से। देखो अब सबसे पहली बात है कि मेरा जो डेल्टा होता है ये सेकेंडरी इंटरेक्शन से मिल रहा है, सेकेंडरी इंटरेक्शन से, तो बोल सकता हूँ जितने अच्छे सेकेंडरी इंटरेक्शन होंगे उतना ज़्यादा डेल्टा होगा। पर आप एक बात के चौंक जाओगे, जैसे पहली चीज़ बता दी, पहला फैक्टर हो गया, डेल्टा सेकेंडरी इंटरेक्शंस पे डिपेंड करेगा। जितने अच्छे सेकेंडरी इंटरेक्शंस होंगे, मतलब जितना ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट हो सकता है मेटल लिगेंड में पास आने पर, उतने ज़्यादा क्या होगा जल्दी बताओ, डेल्टा होगा, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। और आप एक बात जानकर चौंक जाओगे कि सेकेंडरी इंटरेक्शन डिपेंड करते हैं प्राइमरी इंटरेक्शन पर। क्या होगा, कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, यही तो सबसे काम की बात कर रहा हूँ कि सेकेंडरी इंटरेक्शन प्राइमरी इंटरेक्शन पर डिपेंड कर रहे हैं। मैंने कहा सुनो, देखो इधर समझो कि जैसे ही मेरे 5d ऑर्बिटल है, ठीक है, ये 5 हो गए, ये एक्साइटेड स्टेट होगी, ये ग्राउंड स्टेट होगी, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, फार फील्ड की कहानी होगी, ठीक है। और ये क्या हो गया, मेरी मतलब एक्साइटेशन एनर्जी होगी ई, यहाँ से यहाँ तक। और ये क्या होगी, मेरी स्प्लिटिंग, सॉरी ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ तो ऐसे कर लो, Eg T2G, ठीक है, T2G। और यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी क्या होगी, डेलो। देखो तो यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि डेलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्साइटेशन एनर्जी की। हाँ ये बात सही है। देखो जितनी जल्दी पहले देखो क्या है, कहने का मतलब ये है कि ऐसा कैसे डिपेंड कर रहा है। ये देखो यहाँ मेटल रखा था, लिगेंड इनफाइनाइट से आ रहे हैं। अब लिगेंड ये लोब है, जैसे यहाँ से लिगेंड आ रहा था इनफाइनाइट से। अब ये मेटल की लोब के अट्रैक्शन की वजह से लिगेंड जितने पास तक आ जाएंगे उतना ही ज्यादा तो रिपल्सन फेस करेंगे। अब भाई देखो जैसे मेटल है और ये लिगेंड है इन्फिनिटी से आ रहा, अब दूर होगा तो दूर रिपल्सन थोड़ा महसूस करेगा, दूर से अट्रैक्शन आता रहेगा और जितनी ज्यादा पास आएगा उतना ही मेटल से एकदम रिपल्सन फेस करने लगा। लॉजिक कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, मैग्नेट दूर होती है तो कभी भी रिपल्सन महसूस नहीं करती। अब मैग्नेट वाला गेम आया होगा, 2 मैग्नेट वो उछालते रहते हैं, क्योंकि 2 मैग्नेट लेकर आओ, पास लेकर आओ, तो अगर दूर होंगी तो वो कभी भी रिपल्सन महसूस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्शन महसूस। लेकिन जब बहुत पास आ जाओगे, जितनी ज्यादा पास लाओगे, अगर बहुत पास मैग्नेट में देखा है अट्रैक्ट करती हैं, पर देखोगे कि बहुत पास आने पर मैग्नेट हल्का सा रिपल्सन महसूस कराएंगे, हाथों में फील भी होता है। तो जितनी पास आने पर रिपल्सन ज्यादा होता है, मतलब डिस्टेंस कम होने पर, तो ये भी इतना ही अच्छा है कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही अच्छा रिपल्सन होगा। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूँ जितना अच्छा अट्रैक्शन होगा उतना ही रिपल्सन होगा। तो जो मेरा डेल होगा वो एक्साइटेड मतलब क्या होगा, एक्साइटेशन एनर्जी ई है, दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा। मतलब प्राइमरी इंटरेक्शन सेकेंडरी पे, सेकेंडरी इंटरेक्शन प्राइमरी पे डिपेंड करेंगे। और इससे एक बात पता चलेगी, देखो अगर मैं कंपेयर कराऊं कि देखो मैंने देखा कि इसमें प्राइमरी इंटरेक्शन ज्यादा है, अगर मैंने ये 2 ले लिए, ठीक है, तो इसके प्राइमरी इंटरेक्शन ज्यादा है तो इसकी एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा। 2 केस ले लिए, ये केस ए मान लिया और एक केस मान लिया बी। प्राइमरी इंटरेक्शन ज्यादा तो इसकी एक्साइटेशन एनर्जी 2, इसको एक्साइटेशन एनर्जी 1 मान लूंगा। तो इसकी इंटरेक्शन ज्यादा तो एक्साइटेशन एनर्जी 2 ज्यादा। मैंने कह दिया कि एक्साइटेशन एनर्जी 2 ज्यादा है एक्साइटेशन एनर्जी 1 से। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा, इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा। ठीक है, ये T2G बन गया और ये Eg बन गया और दिस इज बैरी सेंटर। ठीक है, ये क्या है, बैरी सेंटर। ठीक है, और इसका बैरी सेंटर ये होगा भाई, बैरी सेंटर। ठीक है, तो देखो इसका ये डेल ओ का 2 कर दो इसको, या डेलो स्टार कर दो, डेलो स्टार। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जैसे ये कंडीशन, तो ये कंडीशन लीड्स करेगी डेलो स्टार भी ज्यादा होगा किससे, डेलो से। और प्लस तीसरी कंडीशन को ये दोनों लीड कर जाएंगी कि बैरी सेंटर ऑफ सेकंड केस ज्यादा होगा, किस ऊंचा, मतलब बैरी सेंटर ये लीड करेगी कि बैरी सेंटर 2 की एनर्जी, बैरी सेंटर 2 एनर्जी ज्यादा होगी बैरी सेंटर 1 की एनर्जी से। बैरी सेंटर
1 की एनर्जी से। ये भी याद रखना कंडीशन। देखो ये कंडीशन क्या, तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लीड करेगी बहुत सारे एग्जाम्पल की, तरह तरह के। कैसे, और दिखाता हूँ क्या होगा। कभी कभी कुछ केस वो ऐसे दे देगा। कैसे केस देगा, वो बोलेगा, देखो केस देखो, 5 T2G EG, ठीक है। वो केस कैसे दे देगा, ठीक है। 5, आप सबको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक्साइटेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा, इससे ज़्यादा है, तो वो क्या देगा कि EG यहाँ और T2G यहाँ, T2G यहाँ, ठीक है। और वो बैरी सेंटर को इसके यहाँ ही बनाने की कोशिश करेगा कि दिस इज द बैरी सेंटर। तो ये गलत बात हो गई ना भाई, ऐसे नहीं होगा। बैरी सेंटर की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। या फिर वो ऐसे करने की कोशिश करेगा कि अगर इन दोनों को बराबर दिखा दिया तो क्या होगा, अगर कम एनर्जी से, मतलब इसकी एनर्जी स्टार्टिंग में कम थी, ठीक है, और ये इसके बराबर आया और उसने बना के बोल दिया EE2 EE1 से ज़्यादा है, EE2 इज ग्रेटर देन EE1, ठीक है। तो इस केस में उसने क्या कर देगा, EG और T2G ये इससे छोटी कम एनर्जी कर दी। ये डेल नोड है, ये डेल नोड प्राइम है, तो ये भी गलत कंडीशन हो जाएगी। तो ये भी गलत कंडीशन हो जाएगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। कैसा है कि ये यहाँ जाएगा EG और ये कहाँ जाएगा T2G, ऐसे जाएगा। और वो बैरी सेंटर दोनों का सेम भी दे सकता है, पर दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, इसका बैरी सेंटर भी ज़्यादा ऊपर होगा, बैरी सेंटर ऊपर होगा, इससे ज़्यादा ऊंचाई पर, मतलब इससे ज़्यादा एनर्जी होगा। दोनों को सेम लेवल से मेजर करना पड़ेगा, सेम एनर्जी से, ठीक है। मतलब इस तरह ये केस दे सकता है। बाकी इतना कोई मतलब आना चाहिए, पता होना चाहिए आप लोगों को। हाँ, दूसरा फैक्टर देखते हैं कि भाई डेल्टा मेरा किस किस और चीज़ पर डिपेंड करता है। मैंने कहा देखो डेल्टा बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कैसे कैसे करेगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर, डेल्टा डायरेक्टली डिपेंड करेगा Z इफेक्टिव पर। किस पर, Z इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। किस पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर कैसे डिपेंड करेगा, देखो मतलब जेड इफेक्टिव या जेड स्टार से भी डिनोट करते हैं, डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव है, ठीक है। जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मेरा डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी। तो जेड इफेक्टिव कैसे कैसे बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव डिपेंड करता है बेसिकली किस पर, ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, डेल्टा भी बढ़ेगा। अगर मैं ट्रांजिशन मेटल आयन की बात करूं 3D से 4D और 4D से 5D जाने की, जैसे डाउन द ग्रुप जाता हूं तो Z इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज। तो मतलब मेरा डेल्टा की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो मैं कह सकता हूं डेल्टा ऑफ 5D इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ 4D इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ 3D। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। इससे मैं एक और कंक्लूजन निकाल सकता हूं, क्या, ये देखो जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी की M4 प्लस M3 प्लस M2 प्लस M प्लस, तो जितना जितना पॉजिटिव चार्ज उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं कह सकता हूँ इसमें जेड डेल्टा का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। तो इसको लिख सकता हूँ ये ऑर्डर ऑफ डेल्टा। तो बेसिकली मेटल्स की बात हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि जेड इफेक्टिव जो होता है मेरा स्कैंडियम, मतलब D1 से D9 तक जाता हूँ बेसिकली, नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन की बात कर रहे हैं, नॉन TM की तो बात नहीं कर रहे हैं बेसिकली। वहाँ ऊपर चार्ज वाला स्टेटस देख लेंगे, जेड इफेक्टिव का सच कोई नहीं देखेंगे। तो देखो हर एक D1 से D2 जाने पर 0.15 यूनिट अप्रोक्सीमेटली बहुत कम चार्ज इफेक्ट क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, पर इट इज नॉट सो सिग्निफिकेंट। तो मैं कह सकता हूँ ऑन गोइंग left to right in a period of 3D, 4D और 5D transition metal ion series, Z effective, Z star is not change so significantly,
ठीक है, सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होता है। तो जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, नो ऑन लिख दिया, नो स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ डेल्टा, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, नो स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ डेल्टा, तो डेल्टा का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कोई कहेंगे नहीं कि D1 से D2, तो वो मेटल पे एज सच डिपेंड नहीं करेगा इतना ज़्यादा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो देखे जितने भी फैक्टर थे, जैसे ये फैक्टर था मेरा पहला था प्राइमरी इंटरेक्शन का, दूसरा बात करूँ मैं ऑक्सीडेशन स्टेट यानी जैविक डिफेक्टिव का फैक्टर था, ठीक है। तो तीसरा था जो मेरा किसका था, ये ऑक्सीडेशन स्टेट का था बेसिकली। तो ये सब किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे थे, थोड़े से दोनों लास्ट जो मैंने सेकेंड फैक्टर बताया वो मेरा मेटल पर ही डिपेंड था, कि टोटल का टोटल मेरा मेटल पर डिपेंड कर रहा था कि मेटल, या मैं बात करूँ ये ग्रुप की बात कर रहा था, एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा था, किसमें बात कर रहा था, ग्रुप ऑफ मेटल्स की बात कर रहा था, ग्रुप की बात कर रहा था कि डाउन द ग्रुप कैसे होगा। तो डाउन द ग्रुप के नेचर का था ये कि ग्रुप में नीचे जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, किसमें, ट्रांजिशन मेटल आयन के केस में, ठीक है। और पीरियड की ये जो बात थी, यहाँ जो बात आई थी ये आई थी इन ए पीरियड, किसकी, इन ए पीरियड ट्रांजिशन मेटल आयन का क्या ऑर्डर होगा, बेसिकली किस तरीके से वो परस्यू मतलब बढ़ेगा या घटेगा। तो मैंने देखा कि एज सच कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं आ रहा है मतलब मेटल की डिपेंडेंसी पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो केस बनेगा वो लिगेंड की डिपेंडेंसी के केस बनेंगे, ठीक है। तो लिगेंड की डिपेंडेंसी के केस देख लेंगे। आओ लिगेंड की बात करते हैं। जो थर्ड है कि डेल्टा कहीं ना कहीं सिर्फ मेटल पे नहीं, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लिगेंड, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लिगेंड। लिगेंड पे कैसे डिपेंड करेगा, देखो मैंने बताया कि लिगेंड पे डेल्टा ऐसे डिपेंड करेगा, क्योंकि सिर्फ मेटल पे तो कोई नहीं कहा है। मैंने देखा बताया था कि जैसे मेटल की जितना पास आ जाएगा लिगेंड, तो उतना ज़्यादा रिपल्सन फेस कर लेगा, उतना ज़्यादा डेल्टा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, लिगेंड की भी तो ऐसा हो सकता है कि लिगेंड ही कुछ अंदर आ जाए और ज़्यादा डेल्टा दे दे। तो लिगेंड की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनका डेल्टा ज़्यादा होता है वीक फील्ड लिगेंड से। देखो या तो इसको ऐसे बोल दो या ऐसे बोल सकते हैं, जिन लिगेंड के डेल्टा जनरली ज़्यादा होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, मैं बता रहा हूँ हो सकता है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि CFT को नहीं पता है कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक। CFT डजंट नो अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक करेक्टर ऑफ लिगेंड, वीक करेक्टर ऑफ लिगेंड, उसको पता ही नहीं ऑफ लिगेंड कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक लिगेंड है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि लिगेंड पर भी डिपेंड करता होगा, लेकिन हम इसका बेटर वे क्या है कि हम उल्टा देखें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। तो देखो इसलिए क्या होगा, हम इसको एक एज सच फैक्टर कंसिडर नहीं करेंगे, बस फैक्टर इसलिए बता दिया, इसको स्टार पॉइंट लगाओ क्योंकि तुमको याद रहे कि लिगेंड का केस क्या होता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, तो इसको बेटर इस टॉपिक में पढ़ेंगे, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो क्या होता है, देखो जैसे जैसे एक अगर मैं डेल्टा की बात करूं, दिस इज डेल्टा, अगर इन दोनों के बीच का गैप क्या हो रहा है, डेल्टा, बेसिकली ये दिस इज डेल्टा और ये डेल्टा बढ़ता चला जा रहा है, डेल्टा बढ़ता चला जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि एक्स एक्सिस पे मेरी फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ती चली जा रही है। तो मतलब देखो हो क्या रहा है, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ रही है, तो मैं ये देखेगा ना जितनी ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ तो मतलब उतनी ज़्यादा उधर की तरफ क्या होंगे, बेसिकली मेरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की ही तो फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। मतलब ये अंडरस्टूड है पर CFT ने बताया नहीं, मैं बताऊँगा इसको क्या है, कन्फ्यूज मत हो, ठीक है। बस ये देखो कि जैसे जैसे फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे डेल्टा बढ़ रहा है, और फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की होगी। पर ये बताया हमको CFT बता ही नहीं पाई, उसने बस क्या बोला कि जैसे जैसे लिगेंडों की फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है उसको डेल्टा भी बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है, तो उससे डेल्टा बढ़ता है। तो उसने क्या करा, हमको ये बात पता चली और हमने लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ की एक ऑर्डर लिख दिया। क्या लिख दिया, एक ऑर्डर लिख दिया। और लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या लिखा कि जो मेरा NO पॉजिटिव, ठीक है, CO CN
C6H6 C2H4 ऐसे लिगेंड होते हैं। मतलब कौन से लिगेंड? पाई एक्सेप्टर लिगेंड। इनकी फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है? इनकी फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद कौन से लिगेंड आते हैं मेरे? उसके बाद कौन से लिगेंड आते हैं? उसके बाद मेरे आएंगे एंड डोनर। कौन से डोनर आएंगे? एंड डोनर लिगेंड। बेसिकली कैसे मान सकता हूँ? NH3 मान सकता हूँ, या इससे बेटर क्या EN मान सकता हूँ, NH3 मान सकता हूँ, ऐसे। तो बेसिकली उसके बाद कौन से आएंगे? एंड डोनर लिगेंड आएंगे। उसके बाद कौन से लिगेंड आएंगे? बेसिकली एंड डोनर आएंगे, ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। एंड डोनर के बाद कौन से आएंगे? ओ डोनर आएंगे। ओ डोनर ऑक्सिलेट हो गया, ठीक है, OH माइनस हो गया, H2O हो गया, OH माइनस हो गया, बेसिकली H2O हो गया। तो ये कौन से आ जाएंगे? ओ डोनर लिगेंड्स आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे? ओ डोनर। और एंड डोनर, ओ डोनर बेसिकली। और उसके बाद क्या आ जाएंगे मेरे? पाई डोनर लिगेंड्स। पाई डोनर लिगेंड्स में कौन कौन से हो सकते हैं? पाई डोनर लिगेंड्स में मेरा I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस, इस टाइप के लिगेंड हो सकते हैं। तो देखो ये जो डोनर लिगेंड होंगे, ओ डोनर, ये कैसे होंगे? ओनली सिग्मा डोनर टाइप लिगेंड होते हैं। ओनली सिग्मा डोनर टाइप लिगेंड। और ये लास्ट में बचेंगे पाई डोनर लिगेंड। तो मैं देखूंगा कि सबसे ज़्यादा जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो पाई एक्सेप्टर की है और सबसे कम पाई डोनर की फील्ड स्ट्रेंथ है। और ये एक सीरीज ऑब्टेन हो जाती है हमारे पास, किसकी? फील्ड स्ट्रेंथ की ऑर्डर की। किसकी? फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर की। और इस सीरीज के ए सीरीज इज ऑब्टेन्ड ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। किसकी? फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर की, ठीक है। और फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर की सीरीज को हम क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या नाम दे देंगे इसको? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो यही होती है जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बढ़ते हैं। बहुत लंबी सीरीज होगी, उसको आप देख सकते हैं बुक वगैरह से, वो कुछ नहीं, असाइनमेंट में भी दे देंगे। पर हमें मेन स्पेसिफिक पता होना चाहिए क्या, कि जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड आएंगे वो सबसे आगे, एंड डोनर उससे कम, ओ डोनर उससे वीक होते हैं और पाई डोनर सबसे वीक। तो फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से हमें ये पता चल गया। पर देखो जो हमारा केस बन रहा था कि मेरा कौन सा लिगेंड पेयरिंग करेगा, कौन सा पेयरिंग नहीं करेगा, कौन सा लिगेंड पेयरिंग करेगा, कौन सा पेयरिंग नहीं करेगा, बेसिकली कौन सा। मैं क्या कर रहा था जब मैं फिलिंग कर रहा था, फिलिंग ऑफ क्या कर रहा था? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स इन स्प्लिटिंग डायग्राम, इन स्प्लिटिंग डायग्राम। किसमें? स्प्लिटिंग डायग्राम में। तो मैं देख रहा था कि D4 से D7 के केस में, D4 से D7 के केस में दो केस बन रहे थे। एक बार पेयरिंग हो रही थी और एक बार पेयरिंग नहीं हो रही थी। तो इस केस में पेयरिंग वाले होने के केस में क्या था? मेरा पेयरिंग कम थी डेल ओ से, बेसिकली डेल्टा से, और यहाँ पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा थी डेल्टा से, इसलिए पेयरिंग नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये केस कौन से लिगेंड पेयरिंग करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होंगे। मैंने कहा बेसिकली वैसे तो कॉमन आइडिया आपको ही भी होगा कि जो मेरे पाई एक्सेप्टर लिगेंड थे जिनकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, वो जनरली क्या होंगे? पेयरिंग नहीं करेंगे। सॉरी, जो जिनकी फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो पेयरिंग करेंगे, और जिनकी पाई डोनर लिगेंड जिनकी फील्ड स्ट्रेंथ सबसे कम थी वो पेयरिंग नहीं करेंगे। मैंने कहा ऐसा तो आप सबको पता नहीं चल पाएगा कौन सा पेयरिंग करेंगे कौन सा नहीं करेंगे। तो मैं टाइप ऑफ मेटल और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट देखकर एक सीरीज में आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि कौन कौन से पेयरिंग करेंगे, कौन कौन से पेयरिंग नहीं करेंगे, ठीक है।